मुझे याद है आज से 20 साल पहले मेरे घर से 7 किलोमीटर स्कूल दूरी पे। और मैं जब स्कूल जाता था तो रेलवे ट्रैक पे जाता था पैदल। हाँ। जब आप कोई भी काम शुरुआत करें तो स्टार्टिंग में लोग आपके फेवर में नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में लोग आपसे नजरें भी चुराना चाहते हैं, मतलब आप कहीं पे मिले तो वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे तो लोग आपसे अपना नाम जोड़ेंगे, आपसे अपने आप को रिलेट करेंगे, वो मेरा भाई है, वो मेरे दूर के रिलेटिव का ऐसे ऐसे। तो ये चीज तो कॉमन चीज है, हर किसी के लाइफ में होता है। आज आप किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी जॉब में हैं, कहीं पे भी आप हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं हम जॉब में हैं, आप ठीक है, ये जग जाहिर है, किसी भी जॉब में आप रहेंगे, आप अपना बिल पे कर सकते हैं, एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो पूरा कर जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। मुझे याद है भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम था, संकल्प क्रिएशन का एक प्रोग्राम था भुवनेश्वर में। अच्छा। मैं यहां से गया था पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से, और उधर से जब वापस आ रहा था, मुझे याद है 22 घंटे में भुवनेश्वर से गया पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, 22 के 22 घंटे आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा ही था। ये एक समय था। और आज ये एक दिन ये ऐसा भी है, अभी 3 दिन पहले मेरी एक मीटिंग थी इंडिगो में, अच्छा, दिल्ली में। मैं सुबह गया, शाम वापस आ गया। कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाते हैं, उलझाते हैं। पहले तो बोलते हैं, सपने दिखाते हैं आपको कि आप इतने बंदों को जोड़ो, इतना पैसा कमा लोगे, और फिर धीरे धीरे जब आप उसमें जुड़ोगे पैसा दे करके तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके साथ ऐसा हुआ है या जो लोग सोचते हैं यह गलत है? और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये 2022 चल रहा है, 2016 तक मेरे पिताजी मजदूर हुआ करते थे। 99% लोग जो छोड़ते हैं वो 3 साल से 6 महीने के अंदर छोड़ देते हैं, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन 3 साल के बाद आपकी अच्छी इनकम आनी शुरू होती है। और मनीष भाई, चूंकि जब आप गांव से आते हैं और मैं भी गांव से आता हूं, हम लोग बिहार से ही हैं, तो गांव में जो भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, फैमिली हैं, आपके पिताजी और माताजी के भी मन में कहीं ना कहीं एक टाइम पे जब आप पढ़ते होंगे, होता होगा कि मेरा बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले और सेट हो जाए। सेट इन द सेंस कि मतलब गवर्नमेंट जॉब करे, उसके बाद शादी वादी कर दे और फिर सब काम खत्म हो गया। तो आप गांव से आते हैं, तो आप कैसे इन चुनौतियों को पार किए और इस फील्ड में आप आ पाए? सबसे पहले तो मनीष भाई, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप बिहार में कहाँ से आते हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड का जहाँ तक बात है तो मैं बिहार में सहरसा जिले से आता हूँ। ठीक है। बिहार का नॉर्थ में एक जिला पड़ता है सहरसा, वहाँ पे एक प्रखंड है सिमरी बख्तियारपुर, और वहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है सकरौली, मैं वहाँ से आता हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये 2022 चल रहा है, 2016 तक मेरे पिताजी मजदूर हुआ करते थे। अच्छा। जो आप मजदूरी करते हैं बाहर के दूसरे शहर में जाके, दिल्ली, मैंने देखा है 2016 में मेरे पिताजी को काम करते हुए, वो 200-300 रुपये पर डे हिसाब से जो होता है, तो मेरे पिताजी मजदूर हुआ करते थे। अच्छा। और आज मतलब कि आज भी आपके पिताजी वर्क करते हैं, या अभी चूंकि आप एक अच्छे पोजीशन पे आ चुके हैं तो आज आप उनको मतलब कि घर पे बैठाए हुए हैं या कुछ वैसा करके? नहीं देखिए, हमारे गांव में एक सिस्टम होता है। अच्छा। जो गांव के लोग होते हैं ना, वो अपने काम को कभी नहीं छोड़ते हैं, और ये इंस्पिरेशन है। और हमारे पिताजी अभी खेती बाड़ी करते हैं, हमारे खेत हैं तो वहाँ पे खेत पे काम करते हैं वो। और आपकी माता जी? हाँ, मेरी माँ है, वो गृहिणी है, और वो भी, उनकी एजुकेशन नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे पिताजी सिर्फ पढ़े लिखे हैं, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो घर का ही काम करती है वो। और मनीष भाई, चूंकि जब आप गांव से आते हैं और मैं भी गांव से आता हूं, हम लोग बिहार से ही हैं, तो गांव में जो भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, फैमिली हैं,
आपके पिताजी और माताजी के भी मन में कहीं ना कहीं एक टाइम पे जब आप पढ़ते होंगे होता होगा कि मेरा बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले और सेट हो जाए। सेट इन द सेंस कि मतलब गवर्नमेंट जॉब करे, उसके बाद शादी वादी कर दे और फिर सब काम खत्म हो गया। तो आप गांव से आते हैं, तो आप कैसे इन चुनौतियों को पार किए और इस फील्ड में आप आ पाए? देखिए, सवाल बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट जॉब बिहार में बहुत फेमस है। मैं बचपन की बात करूं, मुझे याद है आज से 20 साल पहले मेरे घर से 7 किलोमीटर स्कूल दूरी पे, और मैं जब स्कूल जाता था तो रेलवे ट्रैक पे जाता था पैदल। हाँ, और उसमें पट्टा होता था रेलवे ट्रैक के नीचे, तो हम उसमें पैर रख रख के चलते थे। तो मैं कभी डेली, मैं बचपन से सपना देखने वाला इंसान रहा हूँ बचपन से। तो मैं जब अपने खर्चे जोड़ता था, वो 1 लाख रुपए से कम में नहीं आता था। अच्छा, मतलब कि आप हाँ, इमेजिन करते थे कि ये मैं बात कर रहा हूँ 2003-4 की। 1 लाख रुपए से कम में नहीं आता था। और जब मैं सोचना शुरू किया कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो हमको महीने का 1 लाख रुपए दे देगा, तो मुझे समझ आया कि मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी कोई ऐसी नहीं है जो हमको 1 लाख रुपए महीने का दे देगा। सही। तो फिर मेरा रुझान बहुत यंग एज से बिजनेस की तरफ बढ़ गया। हमारे घर वालों ने कहा, ऐसा नहीं है, ये घर वालों ने कहा, लेकिन जब आप मन बना लेते हैं और आपका जो मन बना लेते हैं आप, वो अगर आपके एक्शन में दिखना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे माहौल आपके फेवर में चला जाता है। हाँ, और अगर आप रुक जाते हैं एक कह के कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे समाज में लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सपनों पे शक है, आपके सपने की मजबूती पे शक है। मेरा बचपन से ख्वाब वही था और मेरे एक्शन में वही दिखता था। करते करते पहले लोग अगेंस्ट थे, धीरे धीरे लोग हमारे साथ होते चले गए। हाँ, वो तो होता ही है कि जब आप कोई भी काम शुरुआत करें तो स्टार्टिंग में लोग आपके फेवर में नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में लोग आपसे नजरें भी चुराना चाहते हैं, मतलब आप कहीं पे मिलें तो वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे तो लोग आपसे अपना नाम जोड़ेंगे, आपसे अपने आप को रिलेट करेंगे, वो मेरा भाई है, वो मेरे दूर के रिलेटिव का ऐसा ऐसा है। तो ये चीज़ तो कॉमन चीज़ है, हर किसी के लाइफ में होता है। तो अब मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि जब आपने बोला कि मेरे खर्चे मैंने इमेजिन किया कि ज़्यादा होंगे, तो उसके बाद आपने कौन से ईयर में प्लान किया कि मुझे यह बिजनेस स्टार्ट करना है, और आपको उसके बारे में कैसे पता चला? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2009 में मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा। तो 2009 में नवोदय विद्यालय में एक फैसिलिटी है माइग्रेशन की। मैं 2009 में उड़ीसा गया था, ठीक है, और 10 में वापस आ गया था। और एक बार मैं 2010 में वैसे ही घूमने चला गया था उड़ीसा, और वहाँ पे मुझे मेरे एक सीनियर से मुलाकात हुई जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थे, और मैं बहुत यंग था उस समय, मैं 10th क्लास में जाने वाला था उस समय। और नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान उन्होंने मुझे बताया, ऐसे ही कैजुअली बताया। सच बताऊं तो वो मुझे नहीं बता रहे थे, वो किसी और को बता रहे थे, और मैं सुन रहा था। वो कहते हैं कि जिस चीज़ की खोज आपको होती है कहीं ना कहीं वो मिल जाता है आपको। मैं बड़े सपने देखने वाला इंसान था, और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बड़े बड़े छोटे इंसान को, लो क्लास फैमिली इंसान को, लोअर मिडिल क्लास फैमिली इंसान को बड़े सपने देखने की आज़ादी देता है। तो वो किसी और को उस बिजनेस योजना के बारे में बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कान में पड़ा और मैं ज़बरदस्ती उसको ज्वाइन किया था। तो क्योंकि जो सपने में देख रहा था, जो मेरी नीड थी, जो मेरे ख्वाब थे, मुझे स्टेज से बोलना अच्छा लगता है, पब्लिक स्पीकिंग का शौक है मुझे। तो वो जब वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ दिखी, तो मैं 10th क्लास में ही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर गया था। अच्छा, आप 10th में ही नेटवर्क। हाँ। तो उस दौरान तो आप पढ़ाई करते होंगे, चूंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है, मेरे भी मन में होता था, लेकिन आपसे मिलने के बाद नहीं है, कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाते हैं, उलझाते हैं। पहले तो बोलते हैं, सपने दिखाते हैं आपको कि आप इतने बंदों को जोड़ो, इतना पैसा कमा लोगे, और फिर धीरे धीरे जब आप उसमें जुड़ोगे पैसा दे करके, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके साथ ऐसा हुआ है या जो लोग सोचते हैं यह गलत है? 2 लाइन अभी आपने यूज किया, इसमें लोगों को फंसाया जाता है। दूसरा आपने एक सेंटेंस और यूज किया, सपने दिखाते हैं। तो पहले सवाल का जवाब देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग फंसे हुए लोगों को निकालने का बिजनेस है।
वो कैसे? फंसे हुए लोगों को निकालने का बिजनेस है। इससे मेरा मतलब ये है कि आज आप किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी जॉब में हैं, कहीं पे भी आप हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं हम जॉब में हैं आप, ठीक है, ये जग जाहिर है, किसी भी जॉब में आप रहेंगे, आप अपना बिल पे कर सकते हैं, एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो पूरा कर जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके उसी प्रोफेशन को करते हुए, आपके उसी जॉब को करते हुए आपको सपने पूरे करने की एक आजादी देता है, एक सिस्टम आपको साइड से देता है। तो मेरा मानना है, और ये बिल्कुल सही है, कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहले जॉब करते थे, जॉब करते करते इस प्रोफेशन में आए, और थोड़े दिनों बाद वो जितना उस जॉब में पूरी जिंदगी में कमाते, अगले 3 साल में उन्होंने उससे ज़्यादा वेल्थ कमा लिया, उससे ज़्यादा अर्जित कर लिया। दूसरा आपने कहा सपने दिखाने का बिजनेस है। मैं आपसे पूछता हूं, सपने दिखाना अच्छी बात है, सपने तोड़ना अच्छी बात है? अगर इस प्रोफेशन में आपको सपने दिखाई जाती है, ये कहां से गलत है? पूरा दुनिया तो आपके सपनों को तोड़ने में लगा हुआ है, आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है। ये प्रोफेशन आपको अगर सपना दिखाता है तो ये गलत कहां से? मैं आपसे एक बार दोबारा सोचने के लिए बोलता हूं आपको। सपने दिखाना और उसको पूरा करने के लिए आपकी मदद करना ही इस बिजनेस का, इस प्रोफेशन का मूलभूत अंग है। तो सपने दिखाना तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। सही बात। अगर एक आदमी आपको आता है और वो बोलता है कि तुम करोड़पति बन सकते हो, बिल्कुल तुम बन सकते हो, तुम में है, तुम बन सकते हो, और दूसरा एक आदमी आता है बोलता है क्या सपना दिखता है, तुम ठीक कभी है, पूरा 10-20 नहीं हजार होगा, में खुश रह जाओगे। खुश रहो, तुम यही तुम्हारा है। तो दोनों में से कौन सा चीज अच्छा है? जो सपना दिखाना कहीं से भी गलत नहीं है। तो मनीष भाई, जब आपने 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो उस दौरान आपको बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ा होगा। उसके बारे में आप मेरे जो ऑडियंस हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको कैसे उस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? इसके बारे में आप अपने स्ट्रगल के शुरुआती दिनों के बारे में मेरे ऑडियंस को बताइए। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और यूं कहे तो ये एकदम दिल को छूने वाला सवाल है। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया 2010 में, 2011 में मैं 11th क्लास में था, मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा। मैं अगर किसी काम को करता हूं, ये मेरा बचपन से रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही काम एक समय में करता हूं। मैंने 11th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो अभी बड़े बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11th क्लास में पढ़ाई छोड़ना और फैमिली को पता नहीं होना। अच्छा। इतना अंदर गट्स था कि मैंने पढ़ाई छोड़ किसी को बताया तक नहीं था। ये 6 महीने बाद सबको पता चला। और जब सबको, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बता दूं, शुरुआत में कोई इनकम नहीं आती है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई करता है, सक्सेसफुल होता है 3 साल के बाद। 99% लोग जो छोड़ते हैं वो 3 साल से 6 महीने के अंदर छोड़ देते हैं, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन 3 साल के बाद आपकी अच्छी इनकम आनी शुरू होती है। इस 3 साल जो शुरुआत का था, इसमें बहुत भयानक स्ट्रगल था। एक्चुअली मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहता हूं, जिसको लोग स्ट्रगल कहते हैं इसको हम प्रोसेस कहते हैं। हाँ, लाइफ का एक फेस है, आपको प्रोसेस है, उसको आपको फेस करना ही है। देखिए, प्रोसेस और प्रॉब्लम, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्रोसेस और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वो है जो दुनिया भर में सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, और प्रोसेस वो है जो सबके साथ हो रहा है। तो जो मेरे साथ हुआ वो हजारों लाखों लोगों के साथ हुआ है, तो उसको मैं प्रॉब्लम नहीं समझता हूं, उसको मैं स्ट्रगल नहीं समझता, उसको प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस। तो जिसमें यह सम्मिलित है कि 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया था मैं। ऐसा भी है, हुआ ये था कि सहरसा से मुझे जाना था, खगड़िया में मेरा प्लान था। एकदम मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। और मैं सुबह के 7 बजे एक्सप्रेस चलती थी समस्तीपुर के लिए, मैं खगड़िया गया और दौड़ के ट्रेन पकड़ा था। उस समय हम ट्रेन का टिकट नहीं कटाते थे, मैं आपको सीधा बात बताता हूँ, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। और मैं गया खगड़िया, खगड़िया से प्लान करके जैसे ही रात में आया, रात को 11 बजे कुछ एक्सप्रेस से आया, तो घर में उस दिन हमारे यहाँ खाने का कुछ नहीं था, पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया था उसी यंग एज में। फिर अगले दिन फिर मैं सुबह गया और खगड़िया से रात को आया। उस दिन कोई चावल रख के चला गया था घर पे, आपके घर पे चावल रख के चला गया था। मुझे याद है, वो दिन बहुत अच्छे से याद है।
रात को मैं पूरे थक के आया था। दिन भर में फील्ड में मैं सोचता था आगे से कोई बोले सर कुछ खा लीजिए, ठीक है, और जब कोई बोलता था तभी हम खाना खाते थे, कुछ खिला देता था तो, क्योंकि अपने अपने पास पैसे नहीं होते थे। मुझे याद है उस दिन मैं रात को आया था, मेरे घर में सिर्फ चावल था, मैंने चावल कुकर में लगाया और नीचे पैर रख के लेट गया मैं, और इतना थका हुआ था कि मुझे नींद आ गई, और नींद मेरी खुली रात के 2 बजे और कुकर से धुआं निकल रहा था। तो उस दौरान तो मुझे जहाँ तक लगता है चावल जल भी गया होगा। जल गया चावल, और मैं खाना नहीं खा पाया था। ये भी टाइम आया। मेरे जिंदगी में मेरे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। मेरे पास ठंड के कपड़े नहीं होते थे। मुझे याद है इसी पटना में बोरिंग रोड में मैं रहता था, और यहाँ से मैं खगड़िया काम करने के लिए जाता था। मुझे याद है एक मेरा दोस्त था, उसका हम कोट लेके जाते थे, और 3 बजे कोसी कैपिटल एक्सप्रेस खगड़िया उतार देती थी। तो 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक सब लोग जग ना जाए, हमको याद है ऐसे करके लपेट के हम सोते थे प्लेटफॉर्म पे, इधर से हवा ना चले जाए, इधर से हवा ना चले जाए। ये सब दिनों को देखा है मैंने। और आप बिहार ही नहीं, लगभग बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मैं बिना टिकट के यात्रा करता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। नेटवर्क बनाने का जुनून सवार था, काम करने का जुनून सवार था, और पूरी लाइफ ईमानदारी से काम किया। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, बहुत मेहनत किया। तो ये है स्ट्रगल का टाइम थोड़ा बहुत। आज उसी, और वो आज बदल गया। एक टाइम था, मैं आपको बताऊं, कि जब बिना टिकट के हम सब जगह यात्रा करते थे। मुझे याद है भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम था, संकल्प क्रिएशन का एक प्रोग्राम था भुवनेश्वर में। अच्छा। मैं यहाँ से गया था पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से, और उधर से जब वापस आ रहा था, मुझे याद है 22 घंटे में भुवनेश्वर से गया पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, 22 के 22 घंटे आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा ही था। ये एक समय था। और आज ये एक दिन ये ऐसा भी है, अभी 3 दिन पहले मेरी एक मीटिंग थी इंडिगो में, अच्छा, दिल्ली में। मैं सुबह गया, शाम वापस आ गया। यही है। आज तो मैं भी आपका इंस्टा वगैरह चेक करता रहता हूँ, तो हमेशा देखता हूँ कि कभी आप मॉर्निंग में कहीं और हैं तो इवनिंग में कहीं और हैं। तो ये सब जो भी आज आपको फल मिल रहा है, ये सब आपके कहीं ना कहीं मेहनत का नतीजा है। क्योंकि एक कहावत है हमारे गांव में कि अगर आपको राजा बनना है तो मजदूर की तरह मेहनत भी आप ही को करना होगा। जो आपने किया है, उसी का नतीजा है कि आप कहीं ना कहीं आज एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। देखिए, आज मैं एक इवेंट में गया था। अच्छा। कहा जाता है अच्छा पोजीशन कुछ नहीं होता है, सब दिमाग काफी दूर है। काम करते रहना चाहिए। फेलियर या सक्सेस, आप उसको सेमीफाइनल समझिए, फाइनल आने वाला है, आने वाला है। ये समझ के काम करना चाहिए। ये मेरा डेली ऐसा ही होता है। मैं जिम जाता हूँ, मेरा मित्र है जो कैमरा पे है, ठीक है, मैं जिम जाता हूँ, लोग मेरे को, बहुत सारे लोग पागल है ये, ठीक है, मैं सुबह सुबह चिल्लाता हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं पावर ऑफ यूनिवर्स में बहुत बिलीव करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं सुबह सुबह डेली चिल्लाता हूँ, बहुत मजा आ रहा है, सबको बोलता बोलो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मेरा मानना है जो आप मुंह से छोड़ते हैं ना, ये आवाज कभी खत्म नहीं होती, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं टकराते रहती है। आपके अंदर से जो आवाज निकलती, पॉजिटिव नेगेटिव, जो उस तरह का चीज वाइब्रेशन आपसे आपके पास आते रहता है। सही बात है। हाँ। तो मनीष भाई, अभी आपने बोला इंडिगो, और चूंकि आप पहले बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ। तो लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है और इंडिगो का क्या बात कर रहा है। तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि अभी आपके कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं। पहला तो आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपने स्टार्ट किया, लेकिन करेंट में आपने और भी क्या क्या बिजनेस बनाया है जो चला रहे हैं आप सक्सेसफुली, आप उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताना चाहेंगे। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा रिश्ता रहा है, और सारा कल्चर मेरे अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का है। और नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर कहता है, सिखाता है, जुड़ो जोरो जीतो, ठीक है। तो ये कल्चर मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं वैसे लोगों को ढूंढता हूं जो कुछ करना चाहते हैं। अगर मेरे अंदर उतनी शक्ति होती है तो मैं उनको मदद करता हूं, कमाइए और कमवाइए। तो इसी के तहत मैंने एक कंपनी स्टार्ट की हमारे दोस्त के साथ मिलके, कार्तिक नाम है उनका। अच्छा। ही वॉज इन द सेम फील्ड सिंस फ्रॉम लास्ट 10 years,
10 साल से वो मार्केटिंग और सिनेमाटोग्राफी के फील्ड में थे। तो उनके साथ हमने घूंघट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किया। मैंने देखा कि इस बिजनेस का काफ़ी स्कोप है, तो एक तो वो कंपनी है हमारा। दूसरा मैंने शुरू किया एक एयर होस्टेस एकेडमी। सब दिन से थोड़ा सा अलग हट के काम करने का आदत रहा है, ठीक है। मैं नवोदय विद्यालय से आता हूँ, अगर वहाँ के आप बच्चों से मिलेंगे आपको सब अलग अलग थाउट के मिलेंगे, कुछ अलग करने का ये बचपन से रहा है हमारा। तो मैंने एक एयर होस्टेस एकेडमी शुरू किया नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ बिहार में, मैं कहूँगा बिहार के अंदर कोई एयर होस्टेस एकेडमी नहीं था। और ये फील्ड बहुत, इसमें डिमांड, अभी देखिए बिहार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के दूसरे कुछ के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा हो रहा है, अगर लोग थोड़ा सा ध्यान दें मैक्सिमम लोग मतलब जॉब उनको जॉब मिल जाएगा उनको। इसी डिमांड को देखते हुए हमने एयर होस्टेस एकेडमी शुरू किया, मिलेनियम एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, हमारी एक कंपनी है, बोरिंग रोड में अपना है। तो ये 2 अभी रनिंग पे है। तो यह तो हो गई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी और आपके शुरुआती दिनों के बारे में, स्ट्रगल के बारे में। अभी बिहार के जो युवा हैं, जो अभी सिर्फ यह सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए मुझे, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि और कोई बिजनेस वगैरह सेक्टर के बारे में बताइए जिससे कि उनमें अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी मिले और लोग वहाँ ट्राई कर सकें और वहाँ जॉब पा सकें। देखिए, इसका मेरा बड़ा सिंपल सधा हुआ जवाब है। मैं अपने स्कूल टाइम में हरफन मौला इंसान था, नेशनल लेवल क्विज चैंपियन रहा हूं मैं। अच्छा। अपने स्कूल टाइम में एकेडमिक कैरियर मेरा बहुत अच्छा था। घर वाले बोलते भी थे कि इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हुए कहाँ फंस गया, कहाँ चला गया, बर्बाद हो गया, बहुत सारे लोगों ने कहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा स्टेटिस्टिक्स था, यहाँ पे जाने के कारण मेरे पास बहुत मजबूत कारण था। बिहार में क्या हो रहा है, देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलता है, इसका कारण ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या आप में पावर नहीं है, या आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, ये बात नहीं है। बात ये है कि वहां जगह कम है। सही बात है, वहां जगह कम है। जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तय नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी चलती रहेगी ये तय है। इस चीज पे हम बहुत प्रैक्टिकल थे बचपन से। सही बात। अब एक देखिए, मान लेते यूपीएससी, बहुत सारे बच्चों का बिहार में ख्वाब होता है, कहते हैं दिल टूटता है यूपीएससी निकाल लेते हैं। 750 सीट होता है, 15 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। आप परसेंटेज निकालिए, सक्सेस परसेंट कितना है, जिसका 0.1% से भी कम, 752 रैंक जिसका आया, क्या वो तेज नहीं था? लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। कितना भी कुछ होगा तो 750 बच्चे ही जाएंगे या 700 सीट, 700 ही जाएंगे, बाकी के वही फिर से तैयारी करेंगे, हम उस कंपटीशन में नहीं जाना चाहते थे। मैंने पहले ही लाइन में यूज किया, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन जिंदगी चलनी तय है। तो मैं बिहार के लोगों को यही कहना चाहूंगा, और यही सबसे बड़ा रीजन है, एक माइंडसेट। लोग पहले से एक सोच लेते हैं, अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं कि उसको ये करना है, उसको महीने का 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, ठीक है, ये तय कर लेते हैं। लेकिन अब उस तय करने के चक्कर में क्या होता है, सब वहीं पे लगे रहते हैं। तो कुछ का तो वहां हो जाता है, बाकी की उम्र निकल जाती है, और इसलिए बिहार में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। सही बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, और मनीष भाई ऐसा भी है ना कि गवर्नमेंट आपको कहां जॉब देगी, कहां मतलब है, वही तो बात है। अब 15 लाख लोगों को, चलो मान ली कि 15 नहीं, 1 लाख लोगों को अगर यूपीएससी का निकाल दे तो उनको सैलरी भी तो देना है, उनको पोस्टिंग भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया के बाहर यूपीएससी वालों को पोस्ट कर देंगे, या ऐसा थोड़ी है कि उनको ब्लॉक लेवल पे भेज देंगे या उनको पंचायत में भेज देंगे। हर चीज का एक जरिया है, वहीं पे उनको भेज सकते हैं। दूसरा, अभी मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट पे, फिर या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे, या फिर अवेयरनेस पे, जॉब अवेयरनेस पे, बहुत सारे करता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले वर्कशॉप के दौरान मैं एक कॉलेज में गया था, तो वहां पे जब मैं बता रहा था कि एयरपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशंस में बहुत सारे जॉब हैं, ठीक है, उसकी मिनिमम सैलरी 18,000 शुरू होती है। तो कुछ लड़के पीछे से बोल रहे थे, इतना तो चाय बना कमा लेंगे हम, मतलब चाय वाली भी ज्यादा इससे कमा रही है, ठीक है। सोच देखिए, मैं सोच बताना चाह रहा हूँ। मैंने उसमें 4 लोगों को बुलाया, उनको बोला कि अपने बारे में इंट्रो आप दो, यहां से खड़े होके, हिंदी या इंग्लिश जो भी देना है। मैं आपको बताऊं, चारों के चारों लड़के हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाए, हिंदी में भी नहीं दे पाए। और मैंने उनको यही बोला, आप 18,000 की बात करते हो, तुम्हें 10,000 की नौकरी कोई नहीं देगा। सही बात है। बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं आपको,
गवर्नमेंट जॉब का जो चढ़ा है इधर, लोग स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं। नौकरी सब चाहता है। मेरी कंपनी है, मेरे यहाँ 10-12 एम्प्लॉय हैं। यहाँ पे कभी जब एम्प्लॉय कम होता है तो मैं जब वैकेंसीज निकालता हूँ तो लोग वहां पे आते हैं, सैलरी की डिमांड करते हैं बड़ा, लेकिन स्किल की बात करो, स्किल उनके पास नहीं है। सैलरी बड़ा चाहिए, स्किल नहीं है उनके पास। तो बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं कहना चाहूंगा बिहार के यूथ के लिए जो है मेरा ये मैसेज है कि स्किल पे काम करिए। सही बात है। अब जॉब आप लड़ो मरो जो भी करो, जॉब में वृद्धि नहीं होने वाली है, बहुत जॉब नहीं बढ़ने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास स्किल होगा तो दुनिया में काम भरे पड़े हैं, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो यार, आप एक रूम में बैठ के अच्छा खासा कमा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लोगों को क्या है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी है। अगर मान लिया कि कोई जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों के जॉब तो खत्म हो गए, प्राइवेट सेक्टर वालों के, लेकिन गवर्नमेंट वाले घर पे बैठे मजे किए, उनको सैलरी आया। लेकिन ये भी तो देखो कि आपको एक लिमिटेड सैलरी है। अब आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में भी कटौती हुई है, आपको हाँ, हुई है। लेकिन से भी छटे हैं लोग। और ये चीज है कि उनका एक लिमिटेड सैलरी है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आपका सैलरी आपके अनुसार होगा। आप एक रूम में भी बैठ करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, कोडिंग है, ब्लॉगिंग है। आजकल तो इतने ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वाले कमाते हैं। सवाल एक ही जगह पे टिक रही है, आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होना चाहिए। सही बात। उस पर कोई नहीं काम कर रहा है। तो अभी का मैसेज यही है कि लोग स्किल पे काम करें। ठीक है, पैसों की दिक्कत नहीं है, मार्केट में पैसा बहुत है। हाँ। मेरा भी यही मानना है कि आपका डिग्री आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। करेक्ट। लेकिन आपका स्किल आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। करेक्ट। मनीष भाई, आप एयर होस्टेस के फील्ड में आए हैं, तो चूंकि यह बिहार है और आपको लोगों का मेंटेलिटी तो पता ही होगा, तो बहुत सारे लोगों के मन में इसके प्रति नजरिया अच्छा नहीं होता है। तो आप कैसे इन सब चैलेंज को फेस करते हुए पटना में आप अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पा रहे हैं? बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हमको हर दूसरे दिन फेस करना पड़ता है। अच्छा। और इसका बहुत ही सदाबहार जवाब है मेरे पास। एयर होस्टेस को लोग एक ग्रूमिंग, अच्छा वेशभूषा, मतलब उनके पहनावे से समझते हैं। उनको यही याद आता है, जैसे आपका एयर होस्टेस का नाम याद आएगा, एक मॉडल हो गई। हाँ, एक ग्लैमर, ठीक है, खूबसूरत दिखने वाली लड़की, यही दिमाग में आता है। इतना ही आता है। दूसरा आता है कि प्लेन में जाके सर्व करना है, वेटर का काम करना है। अब बहुत जगह मैंने सुना है कि प्लेन में सर्व करते हुए आपको शर्म नहीं आ रहा है, लेकिन घर में सर्व करते हुए आपको शर्म आ रहा है। ऐसा दूसरी बात है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको, तुम हाई रेटेड, हाई वेट, मतलब हाई सैलरी पेड जो हो, तुम वेटर हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको फैक्ट के साथ बताना चाहूंगा, एयर होस्टेज जो जॉब है, जब 40,000 फीट पे जहाज होता है ना, तो एयर होस्टेस का काम सिर्फ ग्लैमर शो दिखाना या फिर सर्व करना नहीं होता है। अगर आपका हार्ट अटैक आपको आएगा ना, तो वो भी ठीक करने का काम एयर होस्टेस का है। वो भी आपका ठीक कर सकती है। वो उसके लिए ट्रेंड होती है। आपको किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है, उस सबको सॉल्व करने का क्षमता उसके पास होता है। सही बात। जहाज में आग लग गया तो कैसे इवैक्यूएट करना है, वो सारा स्किल उसके पास होता है, सारा सेफ्टी स्किल्स उसके पास होता है। मैं आपको यहां तक बताऊं, अगर किसी का डिलीवरी होने वाला है ना, तो डिलीवरी सेफली कैसे करवाना है, इस काम तक के लिए वो ट्रेंड होती है। तो जब 40,000 फीट पे जब आप उड़ रहे होते हैं, वहां पर एयर होस्टेस आपके लिए भगवान से कम नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, दिस जॉब इज नॉट अबाउट ओनली ग्लैमर। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जिस तरह सरहद पे फौज होता है ना, उसी तरह एयर होस्टेस हवाई जहाज में होती है 40,000 फीट पे। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है ये कोई आसान जॉब नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप एयर होस्टेस में HR राउंड पार कर जाते हैं, जब आपकी नौकरी लग जाती है, आपकी 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। अच्छा बोलने का, अच्छा दिखने का ट्रेनिंग सिर्फ 10 दिन होता है। 80 दिन की ट्रेनिंग आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग होती है। सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ये जानकारी का अभाव है मार्केट में और समाज में। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। आपने नीरजा भानोत का नाम सुना होगा आपने। एक शायद मूवी भी आई थी नीरजा उनके ऊपर। हाँ, नीरजा 250-300 लोगों का जान उसने बचाई थी। वो
अपने जान को खतरे में डालकर। आप समझ सकते हैं इसी से कितनी बड़ी जिम्मेदारी भरी जॉब है ये। सही बात है। तो इतना ही नहीं है, और क्या है, बिहार के बच्चे ऐसा नहीं है। बिहार के जो बच्चे बनना चाहते हैं वो बिहार से चले जाते हैं मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े एकेडमीज में, और वो सुविधा मैं यहाँ पे आपको दे दिया हूँ कि आपके बच्चों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक्चुअली एयर होस्टेस जो जॉब होता है ना, ये ड्रीम जॉब होता है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब एक कॉमन है। लेकिन मैं जब जाता हूँ लड़कियों के पास मिलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, हर दूसरी लड़की का ख्वाब होता है कि उसको एयर होस्टेस बनना था। मैं किसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए जब जाता हूं तो वहां की जिन बच्चों को मैं रिक्रूट करने के लिए जाता हूं तो उनसे सुनता हूं, 10 में से, मैं गया था एक कॉलेज में, 10 में से 7 लड़कियों ने कहा मेरा बचपन का ख्वाब था, मुझे एयर होस्टेस बनना था। क्या अभी हो सकता है क्या? तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमने बिहार में आपको ये सुविधा दे दिया है। मैंने, आप बिहार से ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उतना ना खर्च करने का जरूरत है, ना ही उतना दूर जाने का जरूरत है। आप घर में बैठ के, बिहार के अंदर रह के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सही बात है मनीष भाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कि आपने हमारे बिहार के बारे में इतना सोचा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन फिर बाहर जाकर कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, दिल्ली, मुंबई या और भी बहुत सारे शहर हैं। लेकिन आप हमारे पटना में ही रह करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं, चूंकि आपका घूंघट स्टूडियो भी है, मैंने देखा है पटना में ही है, और आपका एकेडमी भी पटना की रिनोन कंपनी है घूंघट स्टूडियो। आज आप मार्केट में हमारा नाम चलता है घूंघट स्टूडियो का, और आने वाले दिन में अभी भी मिलेनियम विजन एकेडमी का भी, क्योंकि मेरा एक एथिक्स है, बिजनेस में कोई भी करूं, ईमानदारी सबसे टॉप पे आता है। एयर होस्टेस वाला जो बिजनेस है हमारा, उसका मार्केट पहले से बहुत गंदा है। लोगों ने पैसे ले लेके नौकरी दिलाने के नाम पे बहुत ठगबाजी किया है। लेकिन मेरा, जब मैंने इस एकेडमी को शुरू किया था तो पहला मेरा थंब रूल था, मैंने कसम खाया था 6 महीने में नहीं चलेगा तो बंद कर दे, लेकिन किसी बच्चे को ठगेंगे नहीं। ठीक है? तो उसी तरह से ये जो हमारा एथिक्स है, ईमानदारी वाला एथिक्स है, इसी कारण से आज घूंघट स्टूडियो का भी नाम है। बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे साथ, हमसे प्री वेडिंग करवाने के लिए, अपना सारा काम करवाने के लिए, और अच्छे अच्छे जगह से बच्चियां आ रही हैं हमारे यहाँ एयर होस्टेस बनने के लिए। मैं आपको बताऊं, कुछ ट्रेनर हैं जो दूसरे एकेडमीज में काम कर चुके हैं, वो जब हमारे यहाँ आते हैं, मेरा एक बैच बन चुका है 1 महीने में। दूसरे जगह 5 बच्चे हैं, एक बैच में 6 बच्चे हैं, मेरे यहाँ 16 बच्चे हैं, कम ही दिनों में। ये हमारे अंदर जो पिछले 6 महीने तक कोई बच्चे नहीं आए थे, पिछले 6 महीने तक कोई बच्चे नहीं आए थे, लेकिन 1 महीने में हमारा 16 लोगों का बैच बन गया। ये जो ईमानदारी है, ये अब लोगों तक पहुंच रही है। सही बात है। और मनीष भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि बिहार के यूथ जो हैं, उनको आप मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सफलता का मूल मंत्र जो बोलते हैं हम, तो आप क्या उनको देना चाहेंगे? सफलता का एक मूल मंत्र जिसको वो हमेशा फॉलो करें, और उसको फॉलो करके आपके तरह ही वो भी जो भी फील्ड में है, कोई जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग या एविएशन फील्ड में, जो भी फील्ड में है वो उसमें वो बेहतर कर पाए। देखिए, अभी हमारी सफलता इतनी बड़ी नहीं है कि हम कोई मूल मंत्र दे सकें। हाँ, लेकिन मैं जो जिस रास्ते पे चल के यहाँ तक आया हूँ, जो जहाँ तक आया हूँ, यहाँ से मैं यही बता सकता हूँ कि कोई भी किसी भी चीज़ को पकड़िए और 3 साल दीजिए। कोई भी एक स्किल सीखिए, उस स्किल को लेके 3 साल दीजिए, आप अच्छी आमदनी कर पाएंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे आप। सिंपल सा है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या। सर्विस सेक्टर बड़ी हो रही है, तो सर्विस सेक्टर में जो काम आता है क्या? स्किल। ठीक है? तो वो जो बेसिक स्किल्स कुछ है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरेक्शंस, ठीक है, और कुछ प्रोफेशनल स्किल्स, आपने कोडिंग सीख लिया, आपने ब्लॉगिंग सीख लिया, कुछ स्किल एक डेवलप कीजिए। आज के डेट में यही है, उसको डेवलप कीजिए, उस पर 3 साल दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत करने से ही कुछ हासिल होगा। कोई काम जब आप स्टार्ट करते हैं तभी जाकर के उसको पूरा होने का चांस 50% है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तब तो मेरे अनुसार से पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सोचने से तो नहीं हो पाएगा। सोचने से नहीं होता है। स्मार्ट वर्क हैज ऑलवेज बीन चीटिंग। हार्ड वर्क का कोई दूसरा मतलब क्या बोले, रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा।
और मनीष भाई, चूंकि आज आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो एक बार मेरे ऑडियंस के मन में कहीं ना कहीं होगा कि भाई ये बंदा एक छोटे से शहर से आकर के आज कितना कमा रहा है कि इन्होंने अपने शो में लाया है। तो एक बार आप यह बता सकते हैं मेरे ऑडियंस को कि आप लगभग मंथली कितना अर्न कर पा रहे हैं, उसके बारे में। मैं आपको अगर इस पे मैं आपको जवाब देना चाहूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए, एक तरफ लोग सब, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है। मैंने जॉब नहीं ढूंढा, मैं जॉब दिया हूँ लोगों को। मेरे यहाँ आज 10 एम्प्लॉय हैं। 10 एम्प्लॉय को मैं सैलरी देता हूँ। महीने का लगभग हमारे ऑफिस का मेंटेनेंस जो है, खर्च जो है, लगभग 2-2.5 लाख रुपए का है, ठीक है। ये है, प्लस अब एक ऐसा समय आ गया यहाँ पे, मैं आज मीटिंग्स कहीं भी किसी भी शहर में कहीं पे हो तो मैं एक दिन में ख़त्म करके चले आता हूँ, ठीक है। तो यही हमारा, अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा क्या कैसे रहा होगा। तो दोस्तों, मनीष भाई अपना इनकम आपको नहीं बताने वाले हैं कि क्या इनका इनकम है, लेकिन आपको एक मतलब एक अपने अनुसार बता दिए हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बंदा का इतना खर्चा है वह कितना कमाता होगा। और मनीष भाई, अभी जब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिख भी रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अभी कभी आप घर पे जाते होंगे तो अभी भी आपके मम्मी पापा के मन में यह है कि मनीष तू इस सब छोड़ के जॉब ही क्यों नहीं कर लेता है? अभी होता है, मेरे साथ भी होता है, हमेशा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने में अच्छा था, जॉब क्यों नहीं ट्राई किया। लेकिन मेरे मन में हमेशा से यही था कि कुछ बड़ा करना है। आज तक तो मैं नहीं कर पाया हूं, लेकिन कोशिश है कि कुछ बड़ा करना है। तो आपके पास अगर यह सवाल अभी भी आता है तो आप क्या जवाब देते हैं? मैं आपको सिंपल में अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे जगह से आता हूं और मेरा कोई अचीवमेंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जहां से मैं आता हूं वहां के लिए बहुत बड़ा है। तो अब लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है, तो अब लोग नहीं बोलते हैं। पहले बोलते थे लेकिन अब नहीं बोलते हैं। मनीष भाई, अगर मेरे जो ऑडियंस देख रहे हैं, अगर इनमें से किन्हीं को अगर एयर होस्टेस के फील्ड में जाना हो तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, या क्या क्या प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो एयर होस्टेस बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो मैं ऑडियंस को, क्योंकि इस फील्ड का मैं हूं, तो मैं आपको बता दूं, एयर होस्टेस का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप लड़की हैं तो आपकी एक मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 5'1". आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप मिनिमम 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। पहला क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके किसी भी विजिबल पार्ट पे, मान लीजिए आप ड्रेस पहन रहे हैं तो यहां से आगे फेस पे या किसी विजिबल पार्ट पे कोई मार्क्स या टैटू नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप किस इंसान का होता है, तो 2-3 तरीके की नॉलेज आपको चाहिए। पहला, आपकी फैबुलस इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नॉट ओनली इंग्लिश, हिंदी भी। और दूसरी क्राइटेरिया है, आप ग्रूम्ड होने चाहिए। आप याद कीजिए, अभी कभी आपने सिनेमा में या कभी आपने अगर एयर होस्टेस को देखा होगा तो आपको पता होगा वो कितनी ग्रूम्ड होती हैं। और तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप लेवल का होना चाहिए। चौथा, आपको एविएशन की और एयर होस्टेस जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारी अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं है, मिलेनियम एविएशन एकेडमी पटना में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे इन ट्रेनिंग पार्ट के लिए। जो बेसिक क्राइटेरिया है, नो टैटू, नो मार्क्स, 12th पास और हाइट क्राइटेरिया, ये फुलफिल करते हैं तो बाकी का ट्रेनिंग पार्ट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई मेल ज्वाइन करना चाहे, अगर कोई मेल, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक्चुअली हम भूल जाते हैं बहुत जगह मेल के बारे में बताने के लिए। अगर कोई मेल है तो उसको फ्लाइट स्टीवर्ड बोलते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट, फ्लाइट स्टीवर्ड बोलते हैं। उनकी मिनिमम हाइट जो है वो 170 होनी चाहिए, 170, 57। और बाकी सेम क्राइटेरिया है, आपके भी कोई मार्क्स नहीं होने चाहिए, कोई टैटू नहीं होने चाहिए विजिबल पार्ट पे। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बाकी एयर होस्टेस जॉब प्रोफाइल, केबिन क्रू जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, एविएशन की जानकारी होनी चाहिए। ये सब अगर है आपके पास तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देनी होती है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है बस। इसके बाद मैं आपको अगर फायदे की बात करूं, हिंदुस्तान में मैंने तो आज तक नहीं देखा है एक 12th पास इंसान 40 से 50 हजार से इनकी सैलरी शुरू होती है। सैलरी कैसे होती है मैं सैलरी बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता है 40-50 हजार रुपए सैलरी होती है, लेकिन सैलरी कैसे होती है, इसका कैसे बाइफर्केशन कैसे है। कोई भी एयरलाइंस को आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक बेसिक सैलरी होगी 18 से 25 हजार पहला। इसके साथ आपको मिलेगा फ्लाइंग आवर। आप जितने भी देर हवा में फ्लाई कर रहे होंगे उसका अलाउंस आपको अलग से मिलता है। कितना मिलता है? पर फ्लाइंग आवर आपको 300 से 500 रुपए मिलता है, पर घंटे आपको 300 से 500 रुपए मिलता है। और मिनिमम आपको कोई भी फ्लाइट एयरलाइंस कंपनी आपको 80 फ्लाइंग आवर प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम 120 फ्लाइंग आवर। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे मैं एयर होस्टेसेस को जानता हूं जो 14-15 घंटे तक फ्लाई करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 से 25 हजार मान लेते हैं बेसिक सैलरी, और 80 घंटे का भी फ्लाइंग आवर अगर आपको मिलता है और मिनिमम 300 रुपए भी फ्लाइंग आवर मिलता है, 80 घंटे 300 रुपया 24 हजार रुपया ये हो गया आपका। मिनिमम 18 हजार रुपए भी अगर सैलरी है तो 24 प्लस 18 मिनिमम 40-42 हजार रुपए की आपकी सैलरी शुरू होगी। और एयर होस्टेस जॉब को हम पेड वैकेशन जॉब बोलते हैं। आप दुनिया घूम सकते हैं, आप किसी भी शहर में जाएंगे 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में रुकेंगे, आप उस शहर के सबसे नामी होटल में रुकेंगे, आपको पिक एंड ड्रॉप टैक्सी प्रोवाइड की जाती है। इवन एयर होस्टेस जब एयरपोर्ट में एंटर करती हैं तो जो यात्री होते हैं, पैसेंजर होते हैं, उनके लिए बस जाती है, लेकिन आपने गौर किया होगा एयर होस्टेस के लिए कार आती है। एयरपोर्ट के अंदर भी उनको कार से आपको फ्लाइट तक ले जाई जाती है। इससे अच्छा जॉब, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल 12th क्लास के बाद मैंने किसी और जॉब में नहीं देखा है। और बहुत सारे लोगों का कुछ कंफ्यूजन होता है कि ये जॉब 4 साल 5 साल का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सर्च कीजिए गूगल पे, आप स्वतंत्र हैं, ये 55 साल का जॉब है। आप 55 साल तक इस नौकरी को उसी नौकरी की तरह कर सकते हैं जिस तरह दूसरी नौकरी को आप करते हैं। और एक टैबू है, मिथ है कि शादी करने के बाद आप एयर होस्टेस जॉब नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे एयर होस्टेसेस को जानता हूं। आप सर्च कीजिएगा मिलेनियम एविएशन एकेडमी यूट्यूब पे। अभी 7 दिन पहले मैंने बुलाया था एक एयर होस्टेस को, भागलपुर, बिहार से ही है, पिछले 16 साल से फ्लाई कर रही है, 10 साल की उनकी बेटी है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा था, आपने बुलाया था उनको। 27 साल की उम्र से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं, नहीं शादीशुदा हैं, चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एयर होस्टेस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप हमारे मनीष भाई का इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो उत्तम भाई हैं बहुत ही मेहनती इंसान हैं। धन्यवाद। और आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कंटेंट लाते हैं। तो आप यूट्यूब पे इनको मदद कीजिए। हम इनकी वीडियोस रेगुलर देखते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ही मतलब नॉलेज वाली वीडियोस होती हैं। तो आप इनके वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। आप व्यू देखिए, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों को दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच मनीष भाई, आपको मेरे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।